Good morning. Today is 14 November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First important article of discussion is the deal which we have signed with the Japan. So let's first discuss this article. हमने क्या किया है ये देखिए, ये वाला आर्टिकल हम एक सेकेंड ये आ गया, ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जापान के साथ हमने डील साइन करी है, ये इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट है। तो सबसे पहले तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा 1945 में जापान पर न्यूक्लियर अटैक हुआ। किसने किया? यूएसए ने ये न्यूक्लियर अटैक किया था। ये एकमात्र एक ऐसा अटैक है जो वर्ल्ड में हुआ है, न्यूक्लियर अटैक किसी भी कंट्री पर, और जापान ने इसका दर्द झेला और बहुत ज़्यादा भारी तबाही न्यूक्लियर अटैक से जापान में हुई। उसके बाद में देखिए 1947 में हम आज़ाद हुए और 1947 के बाद में हमारा स्टैंड हमेशा से यह रहा है डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट मतलब दो रहा है हमारा स्टैंड एक तो रहा है न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ में, यानी कोई भी इसका एक्सपेरिमेंट ना रखे, ओनली हैव्स और हैव नोट्स, यानी जिनके पास में है वो तो इसको डिसआर्म कर दें, वो तो इसको यू कैन से दैट डिफ्यूज़ कर दें, और जो आगे से कोई भी इसे ले भी ना है। ये तो हमारा स्टैंड था देखिए हमेशा से, यानी हम दोनों के खिलाफ में थे न्यूक्लियर वेपन्स में। डिसआर्मामेंट यानी जो ऑलरेडी बना चुके हैं उसको कम करना। लेकिन चलते चलते 1947 से लेकर 1974 हार कर हमने एक न्यूक्लियर का एक्सपेरिमेंट किया न्यूक्लियर पावर बनने के लिए। वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद में जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उस टाइम तक 5 देशों ने बम बना चुका था, ये न्यूक्लियर बम। किन किनों ने आपको पता ही होगा, जो P5 कंट्रीज़ हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस और जो चाइना और रशिया, ये 5 उस टाइम तक न्यूक्लियर पावर्स थे। तो जैसे इंडिया ने 1974 में एक न्यूक्लियर का एक्सपेरिमेंट किया, यूएसए के दबाव से और यूएस के एफर्ट से एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसका मेंबर बनने के लिए आज इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है। यह किस लिए थी? यह इसलिए थी कि कोई भी देश किसी दूसरे देश को, यानी जिनके पास में अभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिर न्यूक्लियर जो फ्यूल है, वो किसी दूसरे ऐसे देश को ना दे जिन पर ये खतरा है। मतलब वो एक पाबंदी लगा दी, वो किसी दूसरे देश को देंगे ही नहीं। तो 44 मेंबर्स इसके एनएसजी के थे। इससे इंडिया को एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्यूल और इवन शांति से यू कैन से दैट पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर फ्यूल मिलना बहुत मुश्किल हो गया। तो उसके बाद चलते चलते क्या हुआ, 1975 से चले इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलकर मुश्किल हो गया। फिर 1996 में एक CTBT एक ट्रीटी आई साइन होने के लिए। CTBT ट्रीटी क्या थी? देखिए, CTBT ट्रीटी से एक और पहले ट्रीटी आई थी। यह ट्रीटी क्या कहती थी कि एटमॉस्फेयर में कोई भी, यानी वर्ल्ड के कोई भी एटमॉस्फेयर पे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। तो उससे बढ़कर ये CTBT यह कहती थी कि आप न्यूक्लियर एटमॉस्फेयर छोड़िए, पाताल में भी, धरती, आकाश, पाताल, कहीं में भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कोई नहीं कर सकता। यह सिर्फ प्रपोज की गई थी, अभी तक साइन नहीं की है। इसकी कंडीशन ये है कि जब तक 44 कंट्रीज जिनके पास में न्यूक्लियर जो स्टेटस है वो इसे साइन नहीं करेंगे, यह अमल में नहीं आएगी। अभी तक इस शायद ओल्ड डेटा हो सकता है, ये 36 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है। साइन और रेटिफाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ये। और उसके बाद में ये 96 में आई थी। इसका भी विरोध किया इंडिया ने। इसका विरोध भी इसलिए किया क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। इसमें जिन्होंने, देखिए अब CTBT क्यों इंडिया ने डिस्क्रिमिनेटरी कहा, अब इन्होंने क्या किया, धरती, आकाश, पाताल तीनों जगह पे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कोई नहीं कर सकता। लेकिन यूएसए और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जिनके पास में बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, इन्होंने तो कंप्यूटर सिमुलेशन की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। यानी कंप्यूटर से ये पता लगा सकते हैं कि जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट है सफल है क्या नहीं है। तो इंडिया के पास तो ये टेक्नोलॉजी है नहीं, तो इंडिया ने CTBT का विरोध किया 1996 में। फिर उसके बाद में इंडिया ने 98 में अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना ही लिया। इंडिया ने रीज़न दिया कि हमको खतरा है, पास में हमारे पाकिस्तान से भी खतरा है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन था नहीं। इंडिया ने मेन रीज़न दिया चाइना का। इंडिया ने कहा कि हमें चाइना से खतरा है, और यूएस ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि देखिए, एक्सेप्ट ऐसे नहीं किया, प्रैक्टिकली बताऊं तो यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगाए थे इंडिया के खिलाफ में। और इवन जापान तो सबसे आगे था। जापान सैंक्शंस लगाने में उसने काफ़ी हार्ड सैंक्शंस लगाए थे इंडिया पे, क्योंकि जापान के लिए तो न्यूक्लियर जो ये बॉम्ब है ये एक इमोशनल इशू है, इसीलिए।
और देखिए बात क्या है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी उस टाइम पर बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी 2000 के आसपास में। आपने देखा होगा आईटी सेक्टर हमारा बूम पर था, यूएस के साथ ट्रेड बढ़ रहा था, और इवन यूएस को हमारी ज़रूरत थी चाइना को काउंटर करने के लिए। तो जो सैंक्शंस यूएस ने 1998 में लगाए थे वो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाए। 2000 के यानी 2 साल के बाद ही बिल क्लिंटन हमारे देश की विजिट पर आ गए। ये हमारे इकोनॉमी का क्लाउड कहिए या उस टाइम के सर्कमस्टांसिस कहिए, हमने बहुत ज़बरदस्त ढंग से ये सारे मूव्स कैलिब्रेट किए। और ये जो न्यूक्लियर की जो पूरी रणनीति है हमारी फॉरेन पॉलिसी की सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक कही जा सकती है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए सैंक्शन ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाए। 2005 में आपको पता होगा हमने 123 एग्रीमेंट साइन किया यूएस के साथ में। इसके तहत यूएस से जो एनएसजी में यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में, अब ध्यान देने वाली बात देखिएगा, इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। यूएस लाया एनएसजी को 1974 के अंदर, यहां हमने पढ़ा इंडिया को रोकने के लिए कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर ना बन जाए। यह यूएस ने किया था 1974 के अंदर, 5 के अंदर। अब देखिए वही यूएस 2005 में एनएसजी से हमारे लिए एग्जाम्पशन मांग रहा है। वो कह रहा है कि आप इंडिया के लिए ये एनएसजी की जो रिस्ट्रिक्शन है इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए कितना बड़ा चेंज है इंडिया के लिए। वो यूएस जो कि 1975 में हमें न्यूक्लियर पावर बनने से रोक रहा था, वही यूएस 2005 में हमारे लिए एग्जाम्पशन मांगता है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज वही जापान जिसने 1998 में हमारे खिलाफ जबरदस्त सैंक्शंस लगाए थे, वही जापान आज हमारे साथ न्यूक्लियर डील साइन कर रहा है। यह होती है इकोनॉमी की पावर। आज हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। यह होती है जियोग्राफिकल पावर, जियो स्ट्रेटेजिक पावर। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया और जापान एक साथ आ रहे हैं। तो यह अब आगे देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में। ये तो थोड़ा बैकग्राउंड था। अब देखते हैं ये डील इंपॉर्टेंट क्यों है। एक डील तो साफ साफ इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एनएसजी में जो हमारी दावेदारी, देखिए आज एनएसजी से पहले हमारे खिलाफ ही आई थी और आज उस एनएसजी में हम दावेदारी मांग रहे हैं। वो बात अलग है, चाइना इसमें अड़ंगा डाल रहा है। चाइना और कुछ कंट्रीज़ भी प्रोसीजरल की बात पर अड़कर हमें इस बार नहीं दिया गया था। साउथ कोरिया में इसका समिट हुआ था और उसमें हमें इसकी मेंबरशिप नहीं मिली थी। और यह एग्रीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए जो यूएस के साथ में हमने एग्रीमेंट साइन किया था, 123 एग्रीमेंट साइन किया था, उसके तहत यूएस ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे देश में लगाने थे। लेकिन अब दिक्कत ये है, जो यूएस की कंपनीज हमारे देश में पावर प्लांट लगाने वाली हैं, उनके आधे से ज़्यादा इक्विपमेंट्स और जो रॉ मटेरियल हैं वो तो आते हैं जापान से। तो अगर जापान इंडिया को एग्जाम्पशन नहीं देगा, अगर जापान की इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील साइन नहीं है, तो जो यूएस की डील हुई थी इंडिया के साथ में, वो पेपर्स पर तो है लेकिन प्रैक्टिकली वो अधूरी रह जाती है। एक रीज़न ये भी है क्योंकि देखिए जो यूएस और फ्रांस की कंपनीज हैं आज के टाइम में, यूएस एंड फ्रांस की जो कंपनीज हैं न्यूक्लियर कंपनीज, इनका आधे से ज़्यादा जो कंपनीज का जो प्रमोटर्स हैं, यानी यू कैन से दैट कंट्रीब्यूशन मान लीजिए, हिस्सा मान लीजिए, यानी जो यूएस और फ्रांस की न्यूक्लियर कंपनीज हैं उनके आधे से ज़्यादा हिस्सा तो जापान की कंपनीज का है। तो इसलिए भी एक मेजर इशू है ये, और ये फ़ायदेमंद साबित होगा और एक हमारी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देखिए इंडिया ने पेरिस में भी, आपने देखा होगा, पेरिस में भी काफ़ी तरह की कमिटमेंट्स करी हैं और हमारी 30% 40% इतना हम फॉसिल फ्यूल से हटकर दूसरे रिन्यूएबल बेस्ड बनाना चाहते हैं। तो ये न्यूक्लियर पावर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया, होल्डिंग्स हैं जो इनकी जापान की, यूएस एंड फ्रेंच कंपनीज में। और देखिए उसके बाद ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, जापान पहला यानी इंडिया पहला एक देश है जिसके साथ में जापान ने इस तरह की एक न्यूक्लियर डील साइन करी है। तो देखिए आप इंपॉर्टेंस देखिए जापान की इंडिया के साथ रिलेशंस की कितनी भारी इंपॉर्टेंस है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री विद whom जापान हैज साइंड एनी काइंड ऑफ दिस न्यूक्लियर डील। अदरवाइज जापान इज वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर डील बिकॉज दे आर वेरी इमोशनल। उसके बाद में क्या है, इससे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखिए एक तरह से सेंटिफाई होता है। हमने क्या किया, हमने 98 में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, 98 में हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, लेकिन हमने खुद से ही मोराटोरियम रख लिया। देखिए हम कितने, हमारी सॉफ्ट पावर देखिए, गाय जैसे देश हैं हम, मतलब इसको आप वैसे रिलीजियस तौर पर मान लीजिए, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, कितने शरीफ देश हैं हम। दूसरे देश क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। जब पाकिस्तान देखिए सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता है। हमने क्या किया, हमने 98 में न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया
और उसके बाद तो हमने मोराटोरियम ही रख दिया अपने आप ही। हमने कहा कि नहीं, हम और कोई बॉम्ब नहीं टेस्ट करेंगे, हम किसी दूसरे देश के जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है नहीं बनाएंगे, उनके खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फोड़ेंगे। इस तरह की हमने काफ़ी अच्छी बातें कही, इवन आफ्टर हैविंग द न्यूक्लियर बॉम्ब। सो इस तरह से ये हमारा रिकॉर्ड है, हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। न्यूक्लियर बॉम्ब का जो है ये पूरा रेजीम है, ये भी सेंक्टिफाई हो जाता है कि जापान जैसा देश आज हमारे साथ डील साइन कर रहा है। और साफ साफ हमारा रिलेशंस जो हमने अभी डिस्कस किया इसके लिए भी महत्वपूर्ण है, रिलेशंस विद द जापान। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं? देखिए चैलेंजेस एक साफ साफ एक तो ये है कि अभी जापान की पार्लियामेंट को ये साइन करना है, स्टिल इट इज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द जापानीज पार्लियामेंट। और अभी तक देखिए वहाँ पे अबे का ये क्रिटिसिज्म हो सकता है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अबे, उनका ये क्रिटिसिज्म होता है कि उन्होंने काफ़ी कम एश्योरेंस इंडियन साइड से लिए, यानी उन्होंने कम एश्योरेंस लिए, इंडियंस ने काफ़ी कम एश्योरेंस उनको दिए रिगार्डिंग दी न्यूक्लियर टेस्ट और रिगार्डिंग दी यू कैन से दैट न्यूक्लियर पॉलिसी। जैसे अब देखिए हाल फिलहाल में ही हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है मनोहर पारिकर, इन्होंने एक स्टेटमेंट किया कि हमें कंसिडर करना चाहिए दोबारा से नो फर्स्ट यूज़, कि हम पहले किसी भी देश के खिलाफ में पहले यूज़ नहीं करेंगे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और इवन हमने ये भी कहा है कि जिस देश के पास में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उनके खिलाफ तो हम कभी भी नहीं फोड़ेंगे। और बाद में हालांकि हमने ये चेंज कर लिया था, हमने कहा था कि बाद में अगर कोई केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स हमारे खिलाफ यूज़ करता है तो उसके खिलाफ में हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इंडिया में भी देख लीजिए, इंडिया में भी मोदी का क्रिटिसिज्म हो सकता है कि आपने बहुत एक नोट दे दिया, उस नोट के तहत तो ऐसा लिखा गया उस नोट में कि अगर कल को इंडिया कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो इमीडिएटली वो हमारा जो ये रेजीम है ये सस्पेंड हो जाएगा, न्यूक्लियर डील सस्पेंड हो जाएगा। तो हमारे देश में भी क्रिटिसिज्म हो सकता है कि मोदी ने आपने काफ़ी कुछ ज़्यादा ही इंश्योरेंस दे दिए। तो देखिए ये तो होता ही है। सजेशंस क्या हैं? सजेशन साफ साफ तो ये है कि अब एक जो इनके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जल्द से जल्द इस डील को वहाँ की पार्लियामेंट से साइन करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जून 2017 में वेस्टिंग हाउस जो एक न्यूक्लियर कंपनी है आंध्र प्रदेश में 6 न्यूक्लियर वेपन्स वो इस्टेब्लिश करने वाली है, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वो जल्द से जल्द इस डील को अपनी पार्लियामेंट में साइन करवाएं। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि इस बार मानसून अच्छा हुआ है तो एग्रीकल्चर में डेफिनेटली हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो इवेल्युएट कर लेते हैं इकोनॉमी को। रंगाराजन है जो इस पूरा आर्टिकल जिन्होंने लिखा है, वो हमारी इकोनॉमी को फिलहाल के कंटेक्स्ट में इवेल्युएट कर रहे हैं। देखिए जो इसमें काफ़ी सारा डेटा दिया हुआ है, डेटा तो इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है नहीं है, लेकिन किन क्राइटेरियाज पे ये इवेल्युएट कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। कल को कोई क्वेश्चन आता है मेंस में तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि किन किन क्राइटेरियाज पे इवेल्युएट किया जा सकता है, तो हम भी अपना आंसर उन क्राइटेरियाज से इंटरलिंक कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन सबसे पहले उभरते हैं जब इवेल्युएट करते हैं। तो कौन कौन से वो 2 क्वेश्चन हैं? क्या एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या हमारी इकोनॉमी रिवाइव कर रही है अभी, क्या हम रिवाइवल पाथ पर हैं? और दूसरा क्वेश्चन यह है कि जो हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है, क्या उसकी फाउंडेशन, क्या उसकी नींव रखी जा चुकी है या नहीं। तो देखिए इस बात को, दोनों क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करने के लिए कन्फ्लिक्टिंग डेटा है। अब ये एग्जांपल भी देते हैं कि इसका डेटा कितना है, इसकी डेटा कितना है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो देखिए बस आप इसको जनरलाइज कीजिए, जब भी इकोनॉमी को इवैल्यूएट करते हैं तो हमारे देश में डेटा की प्रॉब्लम होती है। वेरियस एजेंसीज पब्लिशेस वेरियस डेटा एंड दिस इज ऑफ बिग प्रॉब्लम ऑन विच डेटा वी शुड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। अब देखिए नेशनल इनकम डेटा है वो एक अलग तरह का डेटा पेश कर रहा है, आईआईपी है वो एक अलग तरह का डेटा पेश कर रहा है। आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 2015 में भी इसका क्वेश्चन आया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, आप हमेशा याद रखिए। 2015 में इससे पूछिए कौन से किस, देखिए 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इसके अंदर में, आईआईपी के अंदर में, तो उनके नाम भी इंपॉर्टेंट हैं। और ये भी पूछा था कि उस 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो किसकी है, ये इलेक्ट्रिसिटी की है, तो ये प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम 8 कोर इंडस्ट्रीज़ भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये थोड़ी पिक्चर साफ नहीं होगी। और देखिए कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी है, और ये स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी 8 इंडस्ट्रीज़ हैं, आप इसको याद कर लीजिए। और उसके बाद में अगर देखिए आईआईपी को मान भी लिए तो हम, तो भी देखिए सीएसओ है जो
जो ये पब्लिश करता है सारा डेटा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटिस्ट मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, CSSO और NSSO। तो देखिए ये तो IIP के डाटा को सिर्फ कम ही यूज़ करता है, स्मॉल सेगमेंट के लिए यूज़ करता है। अगर देखिए IIP के डेटा को हम सही भी माने तो भी CSSO इसको तो यूज़ ही नहीं करता आजकल। 75% जो ये डेटा का यूज़ करता है वो तो कॉर्पोरेट सेगमेंट्स का यूज़ करता है। तो अब देखिए इस साल मानसून अच्छा है, इस साल मानसून अच्छा है तो एग्रीकल्चर जो है सप्लाई साइड से तो अच्छा रहेगा, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं। हमारी जो आजकल इकोनॉमी आपने देखा होगा बारिश पे, रेन पे डिपेंडेंट हो गई है बहुत ज़्यादा। नॉर्थ इंडिया देख लीजिए या फिर साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में मानसून कम है तो कावेरी रिवर पर विवाद उठा। नॉर्थ इंडिया में अगर मानसून कम होता है तो ड्रोट की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो हमारी इकोनॉमी यू कैन से डैट रेन डिपेंडेंट है, मानसून डिपेंडेंट है। तो इस साल मानसून अच्छा है। इस साल जितनी प्रेडिक्शन की गई थी उसका 97% मानसून आ चुका है, तो सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। लास्ट ईयर ये था 86%, तो 13% का इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली। तो ज़्यादा प्रोडक्शन इस बार होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं सप्लाई साइड से। अब डिमांड साइड से कंसिडर करते हैं इस चीज़ को। सप्लाई साइड मतलब किसान लोग कितना पैदा करेंगे, डिमांड साइड मतलब जितना किसान लोगों ने पैदा किया तो उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में। अब किन किन चीज़ों पर ये डिमांड मैटर करती है, डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है देखिए किसान जितना पैदा करेंगे ऐसा नहीं है वो सारा का सारा उनकी खपत हो जाएगी। मार्केट में डिमांड भी तो होनी चाहिए ना, लेने वाले भी तो होने चाहिए। जैसे अभी का एग्जांपल देख लीजिए, अभी अगर आने वाले 15-20 दिनों में देख लीजिए चीज़ें की डिमांड कितनी कम हो गई है। लोगों के पास खुले पैसे ही नहीं है, 100 के नोट है ही नहीं बिल्कुल मार्केट में। तो डिमांड आने वाले 15-20 दिनों में बहुत कम रहने वाली है। तो डिमांड काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये तो एक छोटा सा फैक्टर था। नाउ वी डिस्कस ऑन विच फैक्टर्स डिमांड मैटर्स। ये 4 फैक्टर्स है जिन पर डिमांड मैटर करती है। ये मोटे मोटे फैक्टर हैं। वैसे डिमोनिटाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो तो देखिए इमरजेंसी मूव है। इस तरह के तो और भी कोई फैक्टर हो सकता है, वार हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, लेकिन सिर्फ ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी प्राइवेट लोग, आप जैसे लोग नहीं, ये जो लोग होते हैं दूसरे जो मतलब कोई भी मान लीजिए, देखिए प्राइवेट में सब कुछ ही आ जाता है। वैसे तो कहीं ना कहीं उसका असर हर किसी पे पड़ता ही है, तो प्राइवेट में सब कुछ ही आ जाएगा। तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो देखिए बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? 7th पे कमीशन लागू हुआ। 7th पे कमीशन लागू हुआ तो 20% तनख्वाह बढ़ जाएगी। अब देखिए सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह बढ़ेगी, वो भी तो ज़्यादा खर्च पड़ेंगे, वो ज़्यादा खर्च करेंगे, वो दुकानदार से चीज़ें लेके आएंगे, तो दुकानदार से चीज़ें लेके आएंगे तो दुकानदार को ज़्यादा फायदा होगा, वो सर्विसेज ज़्यादा लेंगे, वो ज़्यादा खर्च करेंगे, PVR में मूवी देखेंगे, तो एक लेवल के बाद सबका फायदा होगा। यानी 7th पे कमीशन में सबकी जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा। तो देखिए अब दूसरी बड़ी बात ये निकलती है। दूसरा है एक्सपेंडिचर डिमांड, एक्सटर्नल डिमांड, सॉरी। एक्सटर्नल डिमांड में क्या है? बाहर की डिमांड, यानी बाहर के देशों में कितनी डिमांड है, कुछ इस तरह का है ये। इसमें आगे वाले अगली स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी सरकार कितना इन्वेस्ट कर रही है। सरकार देखिए जून तक तो 52% सरकार ने अभी तक इन्वेस्ट कर दिया है और 46% का इसका हाई है। और देखिए जो मेजर सरकार की इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पर, लेकिन इसमें अभी कोई अच्छी खासी न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। तो इसमें कोई खास कह नहीं सकते हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट में, मतलब ठीक है, ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देख लीजिए आप। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक्सटर्नल डिमांड, जो ये डिमांड सप्लाई किस पे? प्राइवेट एक्सपेंडिचर पे। दूसरा एक्सटर्नल डिमांड, तीसरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, चौथा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो 3 हमने डिस्कस कर लिए, ये अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल डिमांड अब ये चौथा है। ये है कि देखिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ी है पिछले कुछ दिनों से और पिछले कुछ सालों से। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो 1/3 है टोटल ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन का, 1/3 तो अभी यहीं से आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कॉर्पोरेट कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो अब देखिए कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के बारे में, इसको मेजर कैसे करते हैं हम? कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को कितना मेजर करते हैं कि मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट हुई है। तो यह तो ऐसे मेजर करते हैं हम कि अभी फिलहाल के करंट ईयर में तो देखिए जितनी इन्वेस्टमेंट होगी वो पिछले उनसे होगी जो पिछले 2-3 सालों में प्रोजेक्ट चलाए हैं। यानी अगर हमें कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट मेजर करनी है तो हमें कैसे पता लगेगा? हमें वैसे पता लगेगा कि पिछले 2-3 सालों में कितने प्रोजेक्ट्स चलाए हैं। और देखिए अभी तो इसमें स्लो डाउन है। स्लो डाउन क्यों है? क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आए पूछे तो कोई कह रहे तो फंड्स की प्रॉब्लम है, लैंड एक्विजिशन है, स्किल्स की प्रॉब्लम है। ये सारे जो बेसिक रीजन हम हर बार लिखते हैं। और चौथा पॉइंट जो हम एक्सटर्नल डिमांड का हमने कहा था अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे वो है, वो देखिए ये है वर्ल्ड की इकोनॉमी तो फिलहाल स्लो चल रही है।
2008 के रिसेशन के बाद से ही अभी तक इतना पूर्णतया उठ ही नहीं पाई है, वो अभी तक स्लो ही चल रही है। तो स्पाइक्स देखने को मिलती है लेकिन वो स्लो ही कह सकते हैं आप उसे। वर्ल्ड ट्रेड है वो भी स्लो कर रहा है। डेटा दिया है, डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि याद तो रहेगा नहीं, और छोटा मोटा डेटा है, मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और एक्सपोर्ट्स भी डिक्लाइन हो रहा है। देखिए इंडिया का एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहा है। और इस देखिए 2005 में क्या था, 2005 में तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ था स्लो वर्ल्ड इकोनॉमी के कारण में, वो वर्ल्ड में जो पूरा डिक्लाइन हुआ था उससे भी ज़्यादा था। यानी 2015 में हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा ही कुछ डिक्लाइन हो गया था। 2016 में हम थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, यानी इस साल हमारा एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन नहीं है, ठीक ठाक है। तो मतलब क्रैक्स यही है, सिचुएशन इतनी ज़्यादा ग्रिम नहीं है। अब आगे देखिए कुछ अलग फैक्टर्स है, तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों देखे हमने। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, पॉजिटिव्स कौन कौन से हैं, नेगेटिव्स कौन कौन से हैं। पॉजिटिव्स तो देखिए एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट है मानसून के कारण। रूरल डिमांड में अगर एग्रीकल्चर अच्छा करेगा तो रूरल डिमांड में ऑब्वियस सी बात है बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि किसानों के पास पैसा आएंगे तो वो ज़्यादा खर्चा करेगा। प्राइवेट कंजप्शन भी बढ़ी है, 7th पे कमीशन साफ साफ इसका रीजन है। और इन्हेंस्ड कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर बात है गवर्नमेंट, हमें देखा था कि 4.6% गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा है। नेगेटिव्स क्या क्या है, नेगेटिव्स देखिए कि साफ साफ वर्ल्ड इकोनॉमी में है जो स्टैग्नेशन आया हुआ है, और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। एक्सटर्नल डिमांड भी ज़्यादा नहीं है, यानी पूरे वर्ल्ड का दूसरे कंट्रीज से एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, तो ज़्यादा मतलब इसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं है। हालांकि 2016 थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन एक लेवल के बाद में डिक्लाइन ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। तो देखिए इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सस्टेनिंग है, ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, ऐसी बात नहीं है। और सीपीआई जो डब्ल्यूपीआई ये इन्फ्लेशन के इंडेक्स हैं ये बिलो 5 हैं, और ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए सीपीआई जो होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। सीपीआई मेजर करता है इन्फ्लेशन रेट कंट्री के अंदर में। तो अब तो इसे आरबीआई ने भी अडॉप्ट कर लिया है। पहले सीपीआई के थ्रू हम सारे इंडिकेटर्स चेक करते थे, आजकल सीपीआई के थ्रू चेक करते हैं। और यह जनरल प्राइसेस मेजर करता है होलसेल मार्केट में। ये कंज्यूमर फेक फोकस्ड होता है और ये जनरल प्राइसेस चेक करता है। इसका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआई जो होता है वो ज़्यादा ये फूड वगैरह चीज़ों पे, यानी जो कंज्यूमर हमारे जैसे लोग जिस पर खर्चा करते हैं वो उसमें इन चीज़ों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। यानी फ्यूल भी हमारे जैसे लोग खर्च करते हैं, ये सारी लोग हाउसिंग, क्लोथिंग, ये मेनली इंडस्ट्री सेक्टर पे इनका फोकस ज़्यादा होता है डब्ल्यूपीआई पे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पर जैसे देखिए 65%, प्राइमरी पर इतना। तो मेनली तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कंट्रीब्यूशन का ही है कि वेटेज क्या है, किस फैक्टर की कितनी वेटेज है। यहाँ पे फूड की ज़्यादा वेटेज है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की ज़्यादा वेटेज है। तो अब दोबारा इस पर आते हैं, हमारी इकोनॉमी क्यों सस्टेनिंग है। पहला फैक्टर था सीपीआई और डब्ल्यूपीआई अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों बिलो 5 हैं। एग्रीकल्चर ठीक है, और एग्रीकल्चर ठीक होने के कारण में मानसून ठीक था, इसलिए जो फूड प्राइसेस हैं वो भी महंगाई नहीं है इनमें। और फिस्कल पिक्चर है, यानी फिस्कल डेफिसिट जैसी चीज़ें हैं वो भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन बैंकिंग स्ट्रेस है, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि एनपीएस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी एक रीजन है। और मतलब एक ग्रीम सिचुएशन है, अच्छा फैक्टर नहीं है, नेगेटिव फैक्टर है। एनपीए अगर बढ़ते हैं तो देखिए वो इंडस्ट्रीज़ को लोन नहीं देंगे। अगर वो इंडस्ट्रीज़ को लोन नहीं देंगे तो वो इंडस्ट्रीज़ नए प्रोजेक्ट्स नहीं स्टार्ट करेंगी। वो हमने जो पहले डिस्कस किया था, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होएगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होएगी तो हमारी इकोनॉमी के लिए धक्का है, नया हमारी जीडीपी नहीं बढ़ेगी, जॉब्स नहीं आएंगी। तो ये है। फोर्थ क्या है, हमारी इकोनॉमी इसलिए अच्छे खासी परफॉर्म कर रही है क्योंकि हमने रिफॉर्म्स लाए हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में देखिए इंश्योरेंस एक्ट है, उसमें रिफॉर्म किया गया। अब एफडीआई ज़्यादा आएगी इंश्योरेंस में। बैंकरप्सी कोड आया। बैंकरप्सी कोड यानी जो कंपनीज़ हैं वो बैंकरप्ट हो जाती हैं तो उनके साथ कैसे डील किया जाए, इसमें हमने एक लॉ लाया और कानून लाया, और अच्छी गाइडलाइंस इसमें है। जीएसटी अभी पास हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी हैं। तो ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो देखिए अब कौन कौन से अभी तक आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिए हैं। देखिए ये आर्टिकल था वो हमने डिस्कस किया, न्यूक्लियर डील के बारे में था। ये पंजाब के पॉलिटिशियन के बारे में है और इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है। कैसे पंजाब के लोग रिज़ाइन किया, जो सतलुज यमुना लिंक का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, कैसे वो अभी रिएक्ट कर रहे हैं उसके बारे में, तो नॉट इम्पोर्टेंट। ये जो आर्टिकल है ये रंगाराजन का अभी का आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया पूरा का पूरा इकोनॉमी का आर्टिकल था। पूरा आर्टिकल हमने इसको इवेल्युएट किया। अब देखिए अगले आर्टिकल्स। यह आर्टिकल तो द हिंदू का इंटरनल आर्ग्यूमेंट है, क्यों न्यूज़ कैसे पब्लिश करी, जर्नलिज्म के बारे में जो इनका होता है। ये डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेट्स का आर्टिकल है क्यों ट्रंप की हार जीत हुई उसका रिएक्शन। तो दूसरे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स में हम इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे। देखिए यूपीएससी इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पूछता कभी, पार्टीबाजी के बारे में कभी आपने देखा है? रेयरली कोई एक आधा क्वेश्चन भी नहीं आया। तो वो यूएस की पॉलिटिक्स के बारे में क्यों पूछेगा अगला लेकिन दिक्कत यह है कि अगला आर्टिकल भी पॉलिटिक्स के बारे में है, पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में। तो आज सारे आर्टिकल्स ऐसे ही हैं। फिर मैंने इंडियन एक्सप्रेस देखा, इंडियन एक्सप्रेस में भी कुछ खास आर्टिकल्स हैं ही नहीं, सारा वही आर्टिकल्स हैं जो डिस्कस किए हुए आर्टिकल्स हैं। यानी एनडीटीवी के बारे में आज इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है, जापान से न्यूक्लियर डील के बारे में आर्टिकल है, एक नेहरू का आर्टिकल था, सोचा ये अच्छा आर्टिकल होगा, ये डिस्कस करने लायक होगा, लेकिन अंदर से वो आर्टिकल कुछ ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। तो दोबारा से यही आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पंजाब इलेक्शन का, और लेकिन इस आर्टिकल को ऐसे डिस्कस करेंगे कि पंजाब की पॉलिटिक्स में ना जाते हुए हम इसको इलेक्टोरल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि कल को कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का क्वेश्चन आए तो हम पॉइंट्स लिख सकें। तो यह आर्टिकल है पंजाब इलेक्शन का। देखिए अगले साल पंजाब में 2017 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ इस आर्टिकल से हम सीख सकते हैं और उसको इलेक्टोरल इश्यूज़ में जब भी आए इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। तो कौन कौन से देखिए इश्यूज़ हैं। एक तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन जो है पर्सनैलिटी बेस्ड इलेक्शन हो गया है। पंजाब में लोग क्या कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं अगर मैं सत्ता में आया तो विक्रमजीत सिंह मजीठिया यानी जो रूलिंग पार्टी के हैं उनको जेल में भेज दूंगा। पंजाब वाले ये कह रहे हैं कि हम इनकी जांच करवाएंगे, वो कह रहे हैं अमरिंदर सिंह की जांच कराएंगे जो कांग्रेस के हैं। मतलब कहने का मतलब आप पार्टीज पे छोड़िए, इनका नाम छोड़िए, क्योंकि देखिए हर तरह के पूरा इंडिया है तो हर एक के किसी के नाम नहीं याद किए जा सकते, और ना ही वो इंपॉर्टेंट है, ना ही वो पूछे जाते हैं। तो बस याद ये कीजिए आप कि आजकल जो इलेक्शंस हैं वो पर्सनैलिटी बेस्ड इलेक्शन और यू कैन से दैट जो प्रतिशोध और रिवेंज लेने वाले इलेक्शंस होते जा रहे हैं। रिवेंज लेने के मुद्दे पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, यानी मैं सत्ता में आया तो इसको जेल में भेज दूंगा। मायावती कहती है अगर मैं सत्ता में आई तो अखिलेश यादव की पॉलिसीज की जाँच करवाऊंगी। तो यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जेल में भाई आप जुडिशरी जज थोड़ी हो कि आप जेल में भेज दोगे। अरविंद केजरीवाल कहता है कि अगर मैं सत्ता में आया तो इसको जेल में भेज दूंगा। अरविंद केजरीवाल थोड़ी जज हैं, ये फैसला तो जुडिशरी करेगी कि किसको जेल में जाना है किसको नहीं जाना। पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस चीज़ की। दूसरा है इशू यहाँ पर फॉल्स प्रोमिसेस का, झूठे वादे जो इनके बारे में किए जा रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो लोन माफ़ कर देंगे और हर एक फैमिली को एक जॉब दी जाएगी, सरकारी जॉब। क्या आप देखिए इस तरह की चीज़ें पॉसिबल है? हर एक बंदे को क्या सरकारी जॉब दी जा सकती है? हमारे जैसे लोग तो यूपीएससी की जॉब मांग लेंगे और उसके बाद देखिए तुच्छ मुद्दों पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है, छोटे मोटे इश्यू कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पब्लिसिटी के लिए। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि इलेक्टोरल इश्यूज़ पर इज देयर इज एनी डिक्लाइन इन द स्टैंडर्ड्स ऑन विच द इलेक्शंस आर फाउट दीज डेज, मतलब आजकल क्या उन मुद्दों में गिरावट है जिन पर इलेक्शन लड़ा जाता है। तो ये सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। रिफॉर्म लाए जाएँ तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडल कंडक्ट लागू होती है उसमें यह भी सेक्शन ऐड किया जाए कि कौन से मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाता है कि उसको लोग पीपल सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट ना करें। अब देखिए जो मैनिफेस्टोज हैं वो तो आजकल मैन्यूफेस्टोज हो गए हैं। मेन्यू होता है मैनिफेस्टोज, लेकिन ये तो सबके लिए सभी सेक्शंस के लिए एक मेन्यू होता जा रहा है। सभी पार्टी सभी सेक्शन के लिए एक अपना अपना मैनिफेस्टो देते हैं। वुमेन के लिए अलग मैनिफेस्टो, दलित के लिए अलग मैनिफेस्टो और फार्मर्स के लिए अलग मैनिफेस्टो। तो एक ये मैन्यूफेस्टो हो जाता है, यानी सभी ग्रुप्स को रिझाने की कोशिश होती है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो अभी देख लीजिए अगला जो इंपॉर्टेंट इशू है क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस क्यों? क्योंकि देखिए आज ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीज यानी सारी पार्टीज में एक होड़ मची है। किस चीज़ की ये होड़ है? ज़्यादा से ज़्यादा सिंगर्स को, गायकार को, कॉमेडियंस को और जर्नलिस्ट को, इवन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी आएगी, हमारी पार्टी ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप देखिए हर पार्टी में, आप आम आदमी पार्टी में देख लीजिए, सारे के सारे इवन वहाँ के जो कन्वेनर है गुरमीत, भगवंत मान, ये सारे कॉमेडियन है और ये होड़ मची है सभी पार्टीज़ में। तो एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, तो ये भी एक इशू है। दूसरा, पहले देखिए ये जो थे सेलिब्रिटी लोग, इनका यूज होता था सिर्फ क्राउड खींचने के लिए यानी भीड़ जमा करने के लिए। आजकल तो ये खुद से ही पॉलिटिशियन बन गए हैं। तो ये भी एक यू कैन से डैट इशू हो सकता है, लिख सकते हैं। इसके फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। देखिए फ़ायदे नुकसान तो ये दोनों हैं, ऐसे हैं कि अच्छी चीज़ है कि सेलिब्रिटी लोग, जिम्मेदार लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी लोकप्रियता का यूज़ करना पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए है। और कई लोग देखिए जैसे अमिताभ बच्चन भी अपनी लोकप्रियता का यूज़ करके चुने गए थे। इलाहाबाद से 1984 में धर्मेंद्र भी चुने गए थे बीकानेर से। तो आप देख लिए इन्होंने एक लेवल के बाद में ये तंग आ गए
इन्होंने अगला इलेक्शन ही नहीं लड़ा, इनको पॉलिटिक्स अच्छी ही नहीं लगी। तो अब देखिए कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन जो चुना जाता है बाद में ये मुंबई में एक्टिंग करने वापस आ जाता है, यानी पूरा एक बार आप चुने गए, एमएलए बन गए, लेकिन उसके बाद में आप 5 साल तक मुंबई में दिख रहे हो, शोज कर रहे हो, तो ये पॉलिटिक्स के लिए खतरा है। तो ऐसे लोग ज़्यादा चुने जाने चाहिए जो ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा समय जनता की सेवा के लिए दे सकें। तो अगला इंपॉर्टेंट देखिए, यूज ऑफ स्ट्रेटेजिस्ट। तो यह यूज ऑफ स्ट्रेटेजिस्ट बढ़ता जा रहा है इन इलेक्शन में। अब देखिए प्रशांत किशोर, जब से प्रशांत किशोर एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने बिहार में जेडीयू को इलेक्शन जिताया है, तो उसके बाद में तो इनकी एक यू कैन से दैट इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल, और ये आजकल तो देखिए सभी पार्टीज में हो रहा है, इन तीनों का नाम छोड़िए, बीजेपी और ये सभी पार्टी में होता है। क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजिस्ट रणनीतिकार हायर करते हैं। ये प्रोफेशनल प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ये रणनीतिकार जो होते हैं, ये सारा के सारे पार्टीज के पब्लिक रिलेशन यानी वोटर के साथ कैसे डील करना है, इनको किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़वाना है, तो सारा का सारा यही डिसाइड कर रहे हैं आजकल। तो इसका नुकसान क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज तो देखिए इनकी आइडियोलॉजी तो कुछ रह ही नहीं गई, यानी सब कुछ यही डिसाइड करेंगे, ये प्राइवेट कंपनीज डिसाइड करेंगे कि किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना है, अब क्या करना है, वैसे क्या करना है। तो आइडियोलॉजी का क्या यूज है, फिर सब कुछ डिसाइड ही ये करेंगे। अब देखिए कांग्रेस में प्रशांत किशोर, ये यूपी में प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, राहुल गांधी के लिए काम कर रहा है। अब प्रशांत किशोर ये सब कुछ ये डिसाइड कर रहा है कि अब राहुल गांधी को क्या करना है, कहाँ यात्रा चलानी है, किन मुद्दों पर बोलना है, वो फार्मर्स पर ज़्यादा बोल रहे हैं। तो अब देखिए कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी कहाँ गई। तो यह सारा का सारा इश्यूज हैं जो हमने डिस्कस किए। तो हाँ इंपॉर्टेंट इश्यू है, वैसे तो देखिए पॉलिटिक्स का आर्टिकल है, लेकिन ये 5-6 जो इश्यूज थे काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, भूलिएगा मत आप इसको। और एक लास्ट में जाते जाते देखिए, पहले भी आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, जो ये ओनली IAS वेबसाइट है, इस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप वेबसाइट खोलेंगे तो साइड में देखिए राइट साइड में एक जो है ये टैब है, बार है, इसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये स्लाइड्स हैं, आने वाले टाइम में प्लानिंग ये है, अभी तो जैसे टाइम की शॉर्टेज है, आने वाले कुछ दिनों में प्लानिंग ये है कि ये नोट्स हैं, जो जैसे ये हमने आज जो सब कुछ डिस्कस किया, उसको वर्ड्स की यानी टेक्स्ट की फॉर्म में आपको नोट्स अवेलेबल कराए जा सकें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये सारे के सारे आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं बाद में। लेकिन पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको थैंक्स, लेकिन सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। जब तक सभी लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा कितने लोगों को इसकी आवश्यकता है, ताकि इस पर काम किया जा सके। अगर ज़्यादा लोगों को इसकी ज़रूरत ही नहीं है नोट्स को लेने की, तो फिर डेफिनेटली कोई मतलब मनता नहीं है ऐसे काम करने का, कुछ प्लानिंग करने का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। सो थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।